नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि MP फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था 2017 में, उसको 18 जुलाई 2017 को दोस्तों 12 बजे की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, मतलब पार्सेक मात्रक है समय का, वेग का, दूरी का या कोण का। तो याद रखना, पार्सेक दोस्तों दूरी का या डिस्टेंस का मात्रक होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष और पार्सेक क्या होता है। देखो, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो कि प्रकाश यानी कि लाइट निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। आपको पता है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो एक वर्ष में प्रकाश, कितने वर्ष में? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है ना भाई, उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों याद रखना 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये m लिखा है दोस्तों, याद रखना मीटर। ठीक है, और एक पार्सेक जो होता है ना, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक पार्सेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर दोस्तों इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1000 का भाग देंगे। ठीक है, मीटर की जगह यहाँ किलोमीटर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 10 की घात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और एक चीज़ और याद रखना, जो पार्सेक है दोस्तों, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और इसका उपयोग खगोलीय दूरी नापने के लिए किया जाता है। खगोलीय दूरी मतलब सूर्य से चंद्रमा की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, बृहस्पति से शनि की दूरी, मतलब जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, खगोलीय पिंड है, इनके बीच की दूरी। ऐसा नहीं है कि आपके घर की दूरी आपके पड़ोसी की दूरी से नापने के लिए इस इकाई का उपयोग किया जाए, उसके लिए इंच ही काफ़ी है। क्या ही काफ़ी है? इंच ही काफ़ी है। और वही 1-2 इंच के चक्कर में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, और पार्सेक भी दूरी का मात्रक है, जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अब मैं बता देता हूँ आपको, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का घन मीटर, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, बल का न्यूटन, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड, ऊर्जा का जूल, दाब का पास्कल, कार्य का याद रखना दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल तो होता है, साथ में दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। ठीक है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति फ्लक्स का लूमेन, आवृत्ति का हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य का मीटर, आवर्तकाल का सेकंड, लेंस की क्षमता का डायप्टर, वायुमंडलीय दाब का बार, शक्ति का वाट, विद्युत प्रतिरोधकता का याद रखना ओम इंटू मीटर होता है, विभवांतर का वोल्ट और प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ स्टूडेंट मुझे कहते हैं, सर आप बहुत तेज़ी से पढ़ाते हैं। तो भैया तेज़ी से नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या धीरे धीरे पढ़ाऊंगा? अगर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट नहीं ला पाऊंगा मैं, है ना। और इसमें पढ़ाने की क्या बात है भाई, बताइए। आपको चुपचाप पेन कापी से नोट्स बनाते जाओ, और ये सब चीज़ें ना पिछली बार मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, है ना, इसलिए तेजी से पढ़ाता हूँ। अब मैं ये तो ना बताऊँगा आपकी प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, ओम का नियम आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब आपका रिवीजन करा रहा हूँ, तो रिवीजन थोड़ा तेज गति से ही कराना पड़ेगा, तभी तो सारे फैक्ट कवर होंगे। वो ज़माना गया कि आप 100-200 फैक्ट पढ़ के किसी भी एग्जाम को दे देते थे। ठीक है, वो ज़माना गया। अब 100-200 फैक्ट एक वीडियो में पढ़ना पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। भैया ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी ये हो गई है ना सतह, इसके ऊपर वायु भरी हुई है, तो ये वायुमंडल जो है इसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो ये क्यों है? तो भैया पृथ्वी क्या होती है? देखो, न्यूटन का आपने गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहता है। ठीक है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन जब वो दो पिंड में से एक पिंड पृथ्वी हो जाए, एक पिंड क्या हो जाए? पृथ्वी हो जाए, और वो किसी भी वस्तु पे क्या लगाए? आकर्षण बल लगाए, तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। आंसर हो जाएगा गुरुत्व द्वारा दोस्तों पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है ना दोस्तों, इस
इसने अपने गुरुत्व बल से क्या हुआ है, जो आपकी गैसें हैं उनको अपनी तरफ खींचती हैं। यदि नहीं खींचेंगी ना तो ये वायु सारी कहाँ चल जाएंगी, ऊपर चल जाएंगी और वायुमंडल नहीं रहेगा। और वायुमंडल नहीं रहेगा तो कितनी दिक्कत होगी आपको पता है, ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। एक पिंड पृथ्वी होती है, इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों याद रखना, इसे जी से डिनोट करते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय जनित त्वरण मतलब जी का मान जो है दोस्तों याद रखना, वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। अब गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन पूछा जाता है कई बार। देखो, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाओगे तो जी का मान घटता है, ठीक है। जी का मान सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों, महत्तम जो होता है पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, पोल पर होता है। न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ेगी तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। और पृथ्वी की घूर्णन गति अगर घटेगी तो जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले कई बार रिविजन करा चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। देखो, इसका एक उदाहरण बताऊंगा, ठीक है। मैं इसको साइंस की भाषा में नहीं समझाऊंगा, इसको अपन एक मानव जीवन और हमारे जो दैनिक जीवन होती है उससे संबंध बातों को हम सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक बात है, एक हमारे बहुत ही फेमस राष्ट्रपति जी हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम। कौन हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरित होकर, ठीक है, मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से प्रेरणा लिया और उनसे प्रेरित होकर कोई भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो प्रेरणा जो होता है ना दोस्तों, याद रखना, प्रेरणा या प्रेरित होने के लिए आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, उनके पास जाने की जरूरत नहीं होती है, दूर से ही हम क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। सेम कंडीशन प्रेरण में है। आवेश जो होते हैं दोस्तों याद रखना, देखो, दो वस्तु रखी है ना, ठीक है, एक आवेशित वस्तु रखी है और एक दूसरी अनावेशित वस्तु रखी है। तो इसके पास इसको या इसको पास इसको जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वो दूर से ही क्या हो जाते हैं दोस्तों, बिना संपर्क के, बिना स्पर्श के, बिना टच किए क्या हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं और प्रेरित होते हैं। मतलब आवेश क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा दोस्तों दूरी से, डिस्टेंस से ही दोस्तों क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है प्रेरण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने घर्षण जो है ना दोस्तों, उसको इतना ज़्यादा घिस घिस के पढ़ाया हूँ आपको कि घर्षण का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लेलिस्ट में जाके देखना। बॉल बेयरिंग का उपयोग दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। और घर्षण क्या होता है भाई, आपको पता होगा, घर्षण मतलब फ्रिक्शन होता है, ठीक है। खुरदरी सतह जो होती है ना दोस्तों, का मतलब एक प्रकार से रफ सरफेस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। घर्षण दोस्तों याद रखना, जितना हमारे लिए हानिकारक होता है उतना ही लाभदायक होता है। अगर घर्षण नहीं होगा ना तो हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे, जमीन पर चल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों जो बिना घर्षण के हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के धन के रूप में, सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। अब आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये है दोस्तों गोल्ड, सोना। अगर जरा सी भी इकोनॉमी आपने कभी पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र पढ़ी होगी, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ठीक है। तो देश के धन के सूचक के रूप में जितना सोना जिसके पास होगा दोस्तों, वो देश उतना ही ज़्यादा अमीर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है। तो नागफनी में जो कांटा होता है ना मेरे भाई, वो पत्ती का रूपांतरित रूप होता है। किसका, लीव्स का रूपांतरित रूप होता है, ठीक है। पत्तियां जो होती हैं दोस्तों याद रखना, कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि पत्तियां को कोई भी खा सकता है, कोई भी जानवर खा सकता है, लेकिन कांटों को कोई नहीं खा सकता। और यदि कांटों को कोई नहीं खाएगा तो क्या होगा दोस्तों, उसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि कांटों से क्या होता है दोस्तों, वाष्पोजन की क्रिया होती है, कम हो जाती है। वैसे ही तो रेगिस्तान में उगते हैं नागफनी के पौधे, ठीक है, पानी की कमी रहती है, और अगर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो पानी तो और कम हो जाएगा। इसलिए देखो, कहते हैं ना, कुदरत या प्रकृति किसी भी इंसान को जब कुछ देती है ना तो वहाँ के अनुरूप ही देती है, ठीक है। तो नागफनी में जो पत्ती होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कांटे में, तो उससे क्या होता है, उससे दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, ठीक है, और पानी ज़्यादा संचित रहता है उसमें। वैसे तो पानी कम है लेकिन जितना भी है उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक। और साथ में दोस्तों कोई दूसरे जानवर जो होते हैं उनकी पत्तियों को नहीं खा पाते, ठीक, क्योंकि रेगिस्तान में दोस्तों कांटा भी खा सकते हैं जानवर, इतनी खराब स्थिति वहाँ की है ना। इसलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ, हरियाली रखो चारों तरफ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
टाका तार किसका एक मिश्र धातु है? अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेड और टीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं कहूँ पीतल किसका है, तो पीतल के साथ हमेशा कॉपर आएगा और जिंक आएगा। अगर मैं कहूँ कांसा है तो कांसा के साथ कॉपर तो आएगा लेकिन उसके साथ टीन आएगा। ठीक है, चलिए। अगर इस्पात है तो लोहा निकल क्रोमियम। और मिश्र धातु क्या होती है? दो धातु, ठीक है, दो या दो से अधिक धातु, या फिर चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो याद रखना मेरे भाई, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है बताइए मुझे। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके जरा, प्लीहा में, हृदय में, रक्त में और गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ आप सोचोगे सर यहाँ लीवर या यकृत ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो अब मैं क्या कर लूँ भाई, नहीं दिख रहा तो। ठीक है, देखिए पित्त मतलब बाइल जूस होता है। ये पित्ताशय किसको कहते हैं दोस्तों, याद रखना, पित्ताशय कहते हैं गॉल ब्लैडर को, कहते हैं हिंदी में पित्ताशय। पित्ताशय में एक्चुअल दोस्तों जो पित्त या पित्त होता है ना, बाइल जूस होता है, वो स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। लेकिन बनता कहाँ से है? लीवर से बनता है, यकृत से बनता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शन देख के लगाना था, गॉल ब्लैडर में वो क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर गॉल ब्लैडर हो जाता। ठीक है, अगर यकृत होता तो यकृत से उत्पन्न होता है, लेकिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो गॉल ब्लैडर में उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां पर वो स्टोर रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालन कैसे संभव है? मैंने ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां बताया था, चालन, संवहन और विकिरण। चालन में क्या होता है? चालन में दोस्तों दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए और उनका जो टेम्परेचर है दोस्तों वो भी डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो दोस्तों कम तापमान की तरफ ज़्यादा तापमान ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो याद रखना आंसर हो जाएगा जब वस्तुएं भिन्न ताप की हो और उनके मध्य दूरी व्यवस्थित हो। क्या हो? उनके मध्य दूरी व्यवस्थित हो। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका, वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो और उनमें भिन्न तापमान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, संवहन में क्या होता है? संवहन में दोस्तों मान के चलो यहाँ पर मान के चलो एक तालाब है। ठीक है, यहाँ पानी भरा है और यहाँ से गर्म वायु गुजरी, तो इसने क्या की, गर्म वायु क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी, तो इधर भी ठंडी हवा आएगी। तो ये होती है संवहन। और विकिरण आपको पता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसके द्वारा कोई वस्तु की होती है उसमें उसमें स्थानांतरण होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। आप पढ़ते हो लूसेंट में और उसमें लिखा रहता है डायनेमो डायनेमो डायनेमो, लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर ये नहीं पता है कि डायनेमो का मतलब भी जनरेटर होता है तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, और फिर वो दिमाग लगाता दूसरी जगह में, कोई न कोई माइक्रोफोन, विद्युत मीटर। ठीक है, और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें क्लियर लिखा है कि जनरेटर का मतलब क्या होता है? डायनेमो होता है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर। ठीक, जनरेटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम क्या है भैया? राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर बनने के लिए धातुओं में क्या होता है? तो स्थिर बनने के लिए धातु जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है। ठीक है, नुकसान करोगे, देखो किसी भी चीज़ को आप दोगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप मान के चलो आप बहुत अमीर आदमी हो, ठीक है, अगर अमीर भी नहीं हो, मान के चलो आपके पास, आप किसी को दान देते हो ना, तो आप कहते हो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। ठीक है, स्थिर हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। ठीक है, उन्होंने कहा यार दे दो किसी को भी, है ना, तो उससे क्या होता है? स्थिर हो जाता है आदमी, है ना, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का नुकसान। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनों का नुकसान कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है कि धातु एम के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो उसके नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? तो उसके नाइट्राइड का सूत्र होता है मेरे भाई Mn। क्या होगा? Mn। नाइट्राइड में सिर्फ N आता है, ऑक्साइड में O3 आता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? देखिए, अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप जाना, मैंने पहले एक बार एक वीडियो में इतनी डिटेल से पढ़ाया था कि ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है, ठीक है, और नाइट्रेट क्या होता है, सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन को मैंने कम से कम 5 बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो आपने कभी दिखाया नहीं है, हमको समझ नहीं आया। तो देखो,
मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं अभी अभी पढ़ाया था क्लियर में, तो उसमें एक अभिक्रिया पढ़ाया था विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ाया था? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है एक्चुअल में, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है ना, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो इसी हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर होगा प्रतिस्थापन। क्या होगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो देखिए इसका एक मैंने बताया था कि जो Fe होता है, मतलब लोहा होता है, Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का विलयन FeSO4 होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों फेरस सल्फेट FeSO4 में कन्वर्ट होता है, प्लस बनता है Cu, ठीक है। तो यहाँ जो लोहे की कील होती है ना, ठीक है, FeSO4, इसका रंग भूरा हो जाता है, ठीक है। और जो विलयन होता है ना, ठीक है, उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, ठीक है। किसके कारण होता है? ये FeSO4 फेरस सल्फेट के कारण ही होता है ना। चलिए, तो आंसर रखना प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एक्चुअल में यहाँ विस्थापन अभिक्रिया भी दिया है नाम, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम दोस्तों प्रतिस्थापन ही होता है, क्योंकि विस्थापन मतलब एक प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील दूसरे अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है? उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाई युग्मनज कहते हैं, जिगोटे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था युग्मनज क्या होता है। देखो, युग्मनज जो होता है दोस्तों, निषेचित अंडा जो होता है उसे युग्मनज कहते हैं, पहली चीज़। इसके बाद ये इस युग्मनज को कहाँ रखा जाता है? गर्भाशय में रखा जाता है। फिर क्या होता है? इसके बाद दोस्तों उसका विभाजन हो जाता है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि जब मैं पहले पढ़ता था ना, ठीक है, तो मुझे खुद याद नहीं होती थी ये चीज़ें, और जब से पढ़ा रहा हूँ मैं ना, ठीक है, बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे ऑटोमेटिक याद हो गई ये चीज़ें सब, ठीक। नहीं तो पहले भी मैं पढ़ता था, और मेरी साइंस इतनी मजबूत हो गई दोस्तों जब से मैं ये यूट्यूब चैनल पढ़ा रहा हूँ कि आपको बता नहीं सकता यार, ठीक। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई मेरी साइंस भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो भाई सोना जो होती है ना, शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, गोल्ड, ठीक है। याद रखना, सोना और एक और धातु होती है, ठीक है। कौन सी धातु होती है बताना। मैंने अभी धातु अधातु के क्वेश्चन पिछली ही क्लासों में पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ठीक है, तो हम जब दर्पण पढ़ रहे थे, समतल दर्पण, गोली दर्पण, तब बताया था मैंने कि आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है भाई, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखना, जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, इसमें क्या होती है? प्रकाश की किरणें ऐसा लगता है कि प्रतिच्छेद हो रही हैं, सिर्फ लगता है। क्या होती है? लगता है, प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में नहीं होती, आभासी में, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? वास्तव में प्रतिच्छेद होती हैं, ठीक है। और याद रखना, जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, ये हमेशा कैसा बनता है? ये हमेशा दोस्तों सीधा बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है तो सीधा ही बनेगा ना, ठीक है। लेकिन जो वास्तव में बनता है, ठीक है, तो वो कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और जो उसे वास्तव में बन रहा है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो सिर्फ कल्पना मात्र है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है। दूध का दूध पाउडर बनाना है तो उसका जल निकाल दो, जल निष्कासन कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी कई बार बता चुका हूँ कि जिसमें आपको कोशिका झिल्ली अनुपस्थित मिले तो वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। और जहाँ उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक में तो दोस्तों यू से याद रखना, यू ऐसा बनाना, और उपस्थित होता है ये समझ लेना, बाकी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास दो कील है, ठीक है, एक तीसरे वाली और दूसरे भोतरे सिरे वाली। आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो कील जो पहले घुसेगी। सिंपल सा एक लकड़ी का टुकड़ा लेना, एक बोठली, ठीक है, बोठला कीला लेना, और एक धारदार कीला लेना। दोनों के ऊपर दोस्तों एक समान ताकत से हथौड़ी मारना। तो देख, मारने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाओगे। बताइए मुझे, कोई लकड़ी है, उसमें अगर आप एक नुकीला जो खीला होता है उसको मतलब ठोकेंगे तो वो जल्दी घुसेगा कि बोटला घुसेगा? बताओ मुझे। तो वो घुसेगा भाई नुकीला वाला कील, जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला होता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है बल और दाव, ठीक है। देखिए दोस्तों, बल और दाव क्या होता है? जितना ज़्यादा क्या होता है? जितनी ज़्यादा जगह कोई वस्तु घेरेगी वहाँ उतना कम बल लगेगा, लेकिन जितनी जगह कम घेरता है
तो जो सिरा होता है ना, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, एरिया कम हो जाता है, इसलिए फटाक से उसमें बल ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन जहाँ एरिया बड़ा हो जाएगा, बोतला खुला रहेगा, तो वहाँ एरिया बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ बल थोड़ा कम लगता है। अपेक्षाकृत की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बोतला खिला नहीं ठोक सकते, मिस्त्री सब ठोक देते हैं, है ना। चलिए, तो ये होगा 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियो में आपके लिए लगभग कितने क्वेश्चन ला सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। उसमें दोस्तों आपको कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस के, ठीक, जिसमें पूरे क्वेश्चन लाऊंगा मैं MP फॉरेस्ट गार्ड के ऑल शिफ्ट के, ठीक। और उसके साथ ही दोस्तों आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।